मैं कम सर। आइए, टेक योर सीट। थैंक यू सर। आप स्वाति हैं? जी सर। स्वाति, बताइए क्या पसंद करेंगे? आपसे हिंदी में बात करें या अंग्रेजी में ज़्यादा मैं सहज हिंदी हैं? में ज़्यादा कंफर्ट। हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल। ठीक है स्वाति, तो बताइए अपने बारे में कुछ। सर मेरा नाम स्वाति है और मैं यूपी के सहारनपुर जिले की रहने वाली हूँ और मैंने हिमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी गढ़वाल से एमएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की है 2012 में। अच्छा, 2012 में आपका मास्टर्स हुआ है? जी सर। और बीएससी आपने कब किया था? सर 2010 में। और 2012 से आप क्या कर रही हैं? सर मैं सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। अच्छा, 6 साल से आप यही काम कर रही हैं। आपकी मास्टर्स किस सब्जेक्ट में था? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में। आप अगर सहारनपुर में हैं तो फिर आपने इसके लिए किस कॉलेज को ज्वाइन किया? देहरादून या गढ़वाल गई? सर मैंने ग्रेजुएशन सहारनपुर एमएस कॉलेज से किया है और सर मैंने मास्टर्स डीबीएस पीएचडी कॉलेज देहरादून से किया है। तो देहरादून से किया है, लेकिन यूनिवर्सिटी जो है वो एचएनबी गढ़वाल। श्रीनगर। जी। ओके, बताइए जरा अपने विश्वविद्यालय के बारे में कुछ बताइए। आपको जाना हुआ कभी विश्वविद्यालय कि नहीं? सर कैंपस जाना नहीं हुआ मेरा, लेकिन सर ये हिमवती नंदन बहुगुणा जो यूपी के पूर्व सीएम भी रहे हैं उनके नाम पर श्रीनगर में यूनिवर्सिटी को बनाया गया था जब यूपी और उत्तराखंड दोनों एक ही स्टेट हुआ करते थे। इसे हाल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी डिक्लेयर किया गया। जी सर, ये सेंट्रल। क्या होता है केंद्रीय विश्वविद्यालय और राज्य विश्वविद्यालय में, क्या अंतर होता है? सॉरी सर, नहीं आता है, कोई बात नहीं। स्वाति, आपने किन विषयों के साथ ये परीक्षा दी है? सर सोशल वर्क और डिफेंस स्टडीज। तो ऐसा आपने क्यों किया जबकि आपके पास मास्टर्स था केमिस्ट्री में? जी सर। फिर आप समाज कार्य, जो कि आपका न केवल सब्जेक्ट नहीं है, आपकी स्ट्रीम भी नहीं है। जी सर। डिफेंस स्टडीज तो शायद आपने जीवन में पहली बार पढ़ा होगा। जी सर। फिर आपने ऐसा क्यों किया? अपनी केमिस्ट्री के साथ ये परीक्षा क्यों नहीं दी? सर केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट सिर्फ एक सिक्योरिटी के लिए, सर पेरेंट्स को लगता था कि एक सिक्योरिटी हो जाएगी, आप एक साइंस स्ट्रीम से कीजिए सर, लेकिन मेरा डिफेंस में ज़्यादा इंटरेस्ट था और जिस टाइम मैं कॉलेज में केमिस्ट्री से पढ़ रही थी सर मेरे डिपार्टमेंट के साथ में डिफेंस स्टडीज़ का भी डिपार्टमेंट था, तो सर वहीं से मेरे डिफेंस स्टडी में काफ़ी रुचि रही और जो स्टूडेंट होते थे सर उनसे भी मैं काफ़ी डिस्कशन करती थी, तो वो मेरे को एक बेहतर विकल्प लगा जब मुझे मौका मिला पीसीएस की परीक्षा डिफेंस से देने के लिए। स्वाति, आप ये मास्टर्स के विषय में बता रही हैं कि मास्टर्स में अपना विषय वह लिया जो आपके पेरेंट्स चाहते थे? सर मैंने मास्टर्स में वह लिया था, लेकिन सर जो आपके पेरेंट्स चाहते थे? जी सर वो सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से देख रहे थे। हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन स्वाति उस समय आपकी उम्र क्या रही होगी जब आपने मास्टर्स का सब्जेक्ट तय किया होगा? सर 21। 21 साल के बच्चे को अपने विषय पिताजी और माताजी की इच्छा के अनुसार चुनने चाहिए या अपनी रुचियों के अनुसार? सर बिल्कुल चुनने चाहिए, लेकिन सर अगर एक आगे बढ़ने के लिए मौका चाहिए तो सर उस टाइम पे मुझे अपने घर वालों की बात मानना ज़्यादा उचित रहा। मुझे लगा कि इसके बाद शायद मैं खुद से कुछ कर पाऊंगी, लेकिन उस टाइम मुझे आगे बढ़ने के लिए कि आगे बढ़ना है, इसलिए मुझे लगा कि फ़िलहाल बात मान लेनी चाहिए। मैं इस सवाल को इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि सहारनपुर में आमतौर पर ये जिला कोई बहुत अच्छी वजह से नहीं जाना जाता। जब हम महिलाओं की आज़ादी, उनकी सुरक्षा और उनके व्यवहार की बात करते हैं तो आमतौर पर ये बहुत इस मामले में एक पारंपरिक रूढ़िवादी जिले के रूप में ज़्यादा प्रसिद्ध है। क्या वजह है सहारनपुर में महिलाओं को अपने निर्णयन में इतनी कम आज़ादी मिलने की? सर ऐसा नहीं है, ये कुछ समय पहले तक था कि ऐसा था, लेकिन अब सिर्फ रूढ़िगत नहीं है, सिर्फ एक पेरेंट्स को एक सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि शायद बच्चों के फ्यूचर में एक सिक्योरिटी। सर तो खैर आपके बारे में निश्चित तौर पे आप तो पढ़ी लिखी महिला हैं, लेकिन जो उस आसपास के इलाके में सहारनपुर और मुजफ्फरनगर के इलाके से जो समाचार आमतौर पर पहुंचते हैं वो ये है कि ये इलाके अपनी महिलाओं, अपने बेटियों को, बहुओं को बहुत आज़ादी देने वाले इलाके नहीं हैं। सर शिक्षा का अभाव वहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या है सर। ये कृषि प्रधान क्षेत्र है और सर किसान ही इस क्षेत्र में ज़्यादा जागरूक हैं और उन्हें शिक्षा के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, तो उन्हें लगता है कि सिर्फ ग्रेजुएशन और करके और लड़कियों की शादी कर दी जाए सर, इसलिए वहाँ पे उन्हें इतनी, और सर सुरक्षा के पर्सपेक्टिव से भी सर वो जो क्षेत्र है ज़्यादा संवेदनशील है सर, इसलिए लड़कियों को बाहर भेजना पसंद नहीं करते। आप इलाहाबाद लेकिन परीक्षा देने उन्होंने आपको भेज दिया है इलाहाबाद में इंटरव्यू देने के लिए? जी सर। आप सहारनपुर से इलाहाबाद तक आने वाले महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन के नाम बताइए। जी सर, सबसे पहले गाजियाबाद आएगा। गाजियाबाद के सर मैं महत्वपूर्ण बता सकती हूँ लखनऊ, कानपुर और सर मैं अभी यही याद कर पा रही हूँ। यही याद कर पा रही हूँ। मुझे बताइए कि स्वाति, आप तो उत्तर प्रदेश से में ही शायद आपका जन्म हुआ है, उत्तर प्रदेश में ही लगातार आप रही हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में ये कहा जाता है कि बहुत बड़ा राज्य है और इस बड़े राज्य के कारण प्रशासन में काफ़ी दिक्कत होती है।
इसलिए इस राज्य से कुछ छोटे छोटे राज्य बनाए जाने चाहिए। जी सर। उत्तराखंड बनाया ही गया, आपने देखा उसने अच्छा विकास किया है, तो क्या 3 और राज्य या 4 और राज्य बना दिए जाने चाहिए उत्तर प्रदेश के? क्या राय है आपकी? सर यदि ऐसा लगता है कि प्रशासन में ऐसी समस्या आ रही है तो निश्चित तौर पे ऐसे किया जाना चाहिए, लेकिन सर मुझे नहीं लगता कि अगर एक राज्य को आप छोटे राज्यों में डिवाइड कर दोगे तो ये आवश्यक ही है कि वो अच्छा अपना डेवलपमेंट कर पाएगा। जहाँ पे उत्तराखंड ने डेवलपमेंट किया वहीं पे झारखंड उतना डेवलपमेंट नहीं कर पाया। तो सर जरूरत ये नहीं है कि हम एक लेकिन झारखंड बहुत सारे पैरामीटर्स में बिहार से तो अच्छी स्थिति में है। जी सर, बिहार से अच्छी स्थिति में है, लेकिन उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया जितना हमने उससे अपेक्षा की थी कि शायद अलग होने पर वहाँ पर ज़्यादा विकास हो पाएगा। सर मुझे लगता है कि यूपी में वर्तमान में उसे बांटने के बजाय उस पर बेहतर प्रशासन और बेहतर नीतियों का क्रियान्वयन अगर हम वहाँ पे करें तो ज़्यादा अच्छा है। सर स्थानीय स्तर पर हमें वहाँ पे प्रशासन को उपलब्ध कराना चाहिए लोगों को, क्योंकि लोगों की मुख्य समस्या सर किसी की सर यूपी में एक कोई ज़्यादा बड़ी मांग नहीं है राज्य को डिवाइड करना। यदि इतनी बड़ी समस्या होती तो लोगों की तरफ से सर ऐसी मांग उठती। आपने जो अपना आवेदन पत्र भरा है उसमें आपकी जो सर्विस चॉइसेस हैं, ऊपर की 4 सर्विस चॉइसेस क्या हैं और नीचे की 4 सर्विस चॉइसेस क्या हैं, ये बताइए। सर मैं सिर्फ ऊपर की बता सकती हूँ सर। आपका अपना आवेदन पत्र भी आपको लगता है कि आपके परिवार के लोगों ने भरा है? सर मैंने आवेदन पत्र नहीं भरा अभी तक। अच्छा, तो क्या रखेंगे आप अपनी लास्ट 4 चॉइसेस? सर अभी मुझे इस बारे में जानकारी अभी नहीं पता है। कौन कौन से टॉप 4 चॉइसेस हैं आपकी? सर DYSP, STM। ऐसा क्यों कर रही हैं आप? पुलिस को प्रशासन से ऊपर क्यों रख रही हैं? सर मुझे पुलिस प्रशासन में जाने का सर ज़्यादा उसके प्रति आकर्षित हूँ, पुलिस प्रशासन के प्रति। ऐसा क्यों है? सर एक तो वर्दी के प्रति सर बचपन से एक चार्म रहा था, लेकिन जब सर तैयारी शुरू की तो सर मैंने देखा कि समाज में जो सर एक सोच रहती है कि लड़कियों को एक उसके लिए एक फील्ड निर्धारित कर दिया जाता है कि आप इसी फील्ड में जाओगे तो आप उसी में अच्छा काम कर सकते हो। तो सर जब मुझे इसके बारे में जानकारी हुई तो मुझे लगा कि शायद मैं DYSP बन के एक धारणा को शायद कुछ हद तक तोड़ सकती हूँ कि लड़कियाँ किसी भी फील्ड में अच्छा काम कर सकती हैं। जी मैम। स्वाति जी सर। सहारनपुर से हैं आप। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम के अंडर कौन सा प्रोडक्ट आता है सहारनपुर से? काश्तकारी उद्योग वहाँ पे है, जो लकड़ी की नक्काशी की जाती है उसे इसके अंतर्गत चिन्हित किया गया है। ठीक है। सेक्स रेशो क्या है सहारनपुर का? 898। 898। और यूपी का? 913। कुछ खास कारण कि यूपी का देश के सेक्स रेशो में ऑलरेडी बहुत बुरा हाल है और सहारनपुर का और बुरा हाल है? मैं वही जागरूकता का अभाव, शिक्षा का अभाव, और लोग कहीं ना कहीं एक लड़की को एक जिम्मेदारी के तौर पर देखते हैं और लड़की को एक अपना आने वाले। ठीक है। डिफेंस स्टडीज आपका सब्जेक्ट रहा है? जी मैम। क्लॉजविज की थ्योरी बताइए। सॉरी मैम, मैं नहीं रिकॉल कर पा रही। आर्मी का कैसा संरचना रखते हैं वो? एक जगह इकट्ठा करना चाहिए या अलग अलग जगह से अटैक करना चाहिए? मैम एक जगह एक संकेंद्रित आक्रमण की बात करते हैं। ठीक है। लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट किसे कहते हैं? सॉरी। प्रॉक्सी वॉर? मैम ये एक तरह का छद्म युद्ध होता है जिसमें कि सीधे तौर पर किसी भी सरकार या किसी भी व्यक्ति के खिलाफ युद्ध ना करके उसे अप्रत्यक्ष रूप से घेरने की कोशिश की जाती है। आपकी तो डिफेंस में ग्रेजुएशन के समय से ही पोस्ट ग्रेजुएशन के समय से ही रुचि है, तो भारत के अंदर 2 साइडेड वॉर की क्या प्रॉब्लम है? जी ठीक है। राफेल डील आपने पढ़ी है? जी मैम मैंने सुना इसके बारे में। क्या कॉन्फ्लिक्ट क्या है? मैम कॉन्फ्लिक्ट ये है कि इसमें राफेल जो एक फाइटर जेट विमान है इसके लिए सौदा हुआ था 2012 में। उसके बाद जब मोदी सरकार ने सौदा किया तो उस पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि शायद उन्होंने जो डसॉल्ट और फ्रांस की कंपनी है और जो भारत की रिलायंस डिफेंस लिमिटेड है उनके बीच में एक एग्रीमेंट पहले से ये तय कर दिया गया था। सर मैम ऐसा कुछ कॉन्फ्लिक्ट है तो उसके लिए मोदी सरकार के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है आरोप सही है या गलत है? मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई भी किसी भी देश की सरकार इतना बड़ा जो एक राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है उस पर कुछ भी ऐसा स्टैंड लेगी कि पहले से कुछ भी ऐसा सौदा करेंगी। मैम निश्चित रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही सौदा किया गया होगा। ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है भारत का? सरकार ने क्या स्टेप्स उठाए हैं अभी तक? स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया, राष्ट्रीय कौशल मिशन और मेक इन इंडिया सरकार उसके लिए प्रमोट कर रही है। ठीक है। और MSME को प्रमोट कर रही है।
एक प्रेग्नेंट वुमेन आपके पास आती हैं उत्तर प्रदेश में और आपसे पूछती हैं कि मैं क्या क्या सरकारी बेनिफिट्स ले सकती हूँ स्कीम्स का, कौन कौन सी स्कीम्स बताएंगी आप उन्हें? मैम, एक प्रधानमंत्री मातृत्व योजना है और मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। चलिए कोई बात नहीं। यूएस की प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी से आप क्या समझती हैं? मैम, यूएस अभी जो अपनी फर्स्ट अमेरिका की पॉलिसी को पर काम कर रहा है, उसका कहना है कि सबसे पहले सिर्फ अमेरिका के हितों का संरक्षण करना है, उसके बाद में विश्व के बारे में सोचना है। इसलिए वो ट्रेड को लेके या किसी भी मुद्दे पर सिर्फ अमेरिका का ही हित को पहले रखता है। भारत के लिए कौन कौन से उसके स्टेप्स बहुत हानिकारक साबित हो सकते हैं? जैसे वो ट्रेड को लेके कई बार इशू होते हैं और वीज़ा को लेके मैम समस्या आती है कि भारत को वहाँ पर काफ़ी। म्यांमार में रोहिंग्या जो समुदाय है, भारत को उनको अपने देश में शरणार्थी के रूप में एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? एज ए शरणार्थी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, लेकिन नागरिकता देने पर विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरणार्थी में उन्हें एक इंसानियत के नाते अगर वहाँ पर कुछ समस्या है तो ज़बरदस्ती अपने देश से नहीं निकालना चाहिए। म्यांमार गवर्नमेंट जो है उनके साथ बातचीत करनी चाहिए और धीरे धीरे उन्हें डिपोर्ट करना चाहिए। वहाँ पर एकदम से अमानवीय उनके साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर वो पहले से बहुत ही क्रूशियल कंडीशन में जी रहे हैं। बिल्कुल। चलिए एक सिचुएशन समझते हैं। आप पुलिस में हैं, एसपी हैं एक ज़िले की, और पर वहाँ पे बहुत दंगा फसाद माफिया बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा है और आपकी खुद की सुरक्षा और आपके बच्चों की सुरक्षा बहुत ही ऐसी स्थिति के अंदर है कि माफिया की तरफ से धमकियाँ आ रही हैं कि आपके बच्चों को उठा लिया जाएगा और अलग अलग तरीके से आपको धमकाया जा रहा है। तो आपके जो उच्च अधिकारी हैं वो आपको बोलते हैं कि कुछ समय के लिए आप छुट्टी ले लीजिए, तब तक कोई दूसरा अफसर आकर इस स्थिति को संभाल देगा, तब तक आप अपने घर परिवार, आपके घर परिवार को भी आपकी ज़रूरत है, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे अभी उनको आपकी ज़रूरत है इस वक्त पे, तो आप खुद भी छुट्टी लेने का सोच ही रही थी, तो कैसे करेंगी आप? मैम, अगर ऐसी कंडीशन होंगी तो मैं उस टाइम पर छुट्टी नहीं लूँगी और फैमिली को मैं अपना पुलिस प्रोटेक्शन उपलब्ध कराऊंगी ताकि उनके लिए कोई सुरक्षा की समस्या ना हो, और कोशिश करूंगी कि उस इशू को सॉल्व किया जाए या फिर किसी राजनीतिक या किसी भी तरह के दबाव में ना आके जो समस्या उसे हल करने का प्रयास करूंगी बजाय कि छुट्टी लेने की। छुट्टी नहीं लेंगे आप? मैम, अगर सिचुएशन के कारण मैं छुट्टी लेने का प्रेशर है तो मैं नहीं लूँगी, लेकिन अगर मेरे कुछ पर्सनल इश्यूज होंगे, पर्सनल रीज़न होंगे तो मैं छुट्टी ले लूँगी। स्वाति, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश की चीफ क्रॉप्स कौन कौन सी हैं? सर, गेहूँ, धान और गन्ना। ठीक है। ये बताइए कि डिफेंस कॉरिडोर जो उत्तर प्रदेश सरकार लेके आ रही है, ये कौन कौन से 6 जिले कवर करेगी? एटा, कानपुर, सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। अच्छा, कोई बात नहीं। ये स्वच्छ सर्वेक्षण जो होता है ये कौन सी मिनिस्ट्री कराती है? सॉरी सर। कोई बात नहीं। उत्तर प्रदेश में एक बटरफ्लाई पार्क है, ये कौन सी जगह है? सॉरी सर। चलिए ये बताइए कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये फंडामेंटल क्यों हैं? सर, ये कुछ ऐसे अधिकार हैं जो किसी भी नागरिक को या व्यक्ति को एक नागरिक और व्यक्ति होने के नाते उपलब्ध होने चाहिए, उसके एक मौलिक बौद्धिक और शारीरिक विकास के लिए जो मूलभूत जो अधिकार हैं। सबसे इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट आप किसे मानेंगे और क्यों? आर्टिकल 21। आर्टिकल 21। अच्छा, कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट है जो बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स को रियल बनाता है? सर, आर्टिकल 21 को ही बोल सकते हैं क्योंकि इसमें जीवन का अधिकार है और यदि व्यक्ति को अगर आपका आर्टिकल सोचिए कि कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आपके पास क्या विकल्प है? सर, मैं अगर कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो हाई कोर्ट के पास भी जा सकती हूँ और डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकती हूँ। कौन कौन से आर्टिकल्स के अंतर्गत? हाई कोर्ट के पास 224 और सुप्रीम कोर्ट के पास 226 यस, और सुप्रीम कोर्ट के पास 32 आर्टिकल 32। अच्छा, रिट्स कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती है। बताइए कौन कौन सी हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश। चलिए कोई बात नहीं।
आप ये बताइए कि अभी एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लोकसभा से पारित हुआ है, जी सर। क्या है ये और इसको लेके कंट्रोवर्सी क्यों है? सर इस बिल में प्रावधान किया गया है कि जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और जो बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हैं, ये जिनमें हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी और ईसाई आते हैं, यदि वहाँ से वो भारत में आना चाहते हैं या भारत में पहले से रह रहे हैं तो उन्हें नागरिकता देने पर विचार किया जाएगा। तो इसको लेके विरोध क्यों हो रहा है? सर एक तो सुरक्षा का प्रश्न आ जाता है, दूसरा सर ये कि अपने राष्ट्रीय संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा और उनके हित के लिए उन्हीं देशों से बात करनी चाहिए बजाय कि उन्हें अपने देश में लाने के। इससे लोगों में आपस में भी वैमनस्य की भावना आ तो सकती फिर है। भी सरकार ने क्या कारण होंगे कि इसको पास कराने पे जोर दे रही है? एक मानवीय अगर हम सर नज़रिए से देखें तो ये उचित है और उसी को सरकार कर रही है, क्योंकि उन देशों में बहुत ज़्यादा अल्पसंख्यक है, उन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार भी किए जा रहे हैं। ऐसे कुछ रिपोर्ट्स भी हैं जिनकी से पता लग रहा है कि ऐसा वहाँ पर उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं। ठीक है, ये बताइए कि ओजोन होल से क्या समझते हैं आप? स्ट्रेटोस्फेयर में एक लेयर होती है ओजोन की, और जो सूर्य से आने वाले पराबैंगनी प्रकाश। ओजोन का केमिकल फॉर्मूला बता सकते हैं आप? सर O3। O3 है। अच्छा, ये बताइए कि प्रोटोकॉल भी है इसकी सुरक्षा के लिए, कौन सा प्रोटोकॉल है वो? अच्छा, इसको खतरा किससे है ओजोन को? सर जो CFCs और हेलो केमिकल्स जितने भी होते हैं सर, उनसे सबसे ज़्यादा खतरा है। ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं? ग्रीन हाउस गैस मीथेन है और सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और HFCs, H2 वाटर वेपर भी है। अच्छा, ये बताइए कि जो पुलिस है, जैसे कि आपने बताया कि आपको डिप्टी एसपी आपकी प्रथम चॉइस है, तो ये पुलिस का जो डिपिक्शन होता है सिनेमा में वो कैसा है? मतलब आपके हिसाब से क्या अच्छा उन्हें दिखाया जाता है या हमेशा गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है? सर दोनों तरीके से दिखाया जाता है। कुछ जो पुलिस कर्मचारी अधिकारी होते हैं उन्हें करप्ट भी दिखाया जाता है, लेकिन कुछ को बहुत ईमानदार भी दिखाया जाता है, और अंत में जो ईमानदार ऑफिसर्स होते हैं उन्हीं की ही जीत दिखाई जाती है। आपकी कोई फेवरेट वो है पुलिस का जिन्होंने रोल निभाया हो, या ऐसी कोई मूवी? सर सिंघम। सिंघम। तो आपको लगता है कि मतलब क्या कानून को बचाने के लिए गैर कानूनी ढंग से भी काम किया जाए तो चलता है? नहीं सर, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो सिर्फ एक मूवी है। अगर रियल में ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है। तो इसका मतलब आप उत्तर प्रदेश सरकार की एनकाउंटर पॉलिसी से सहमत नहीं है? सर वो विशेष परिस्थितियों में सर एनकाउंटर आपराधिक अगर कुछ ऐसे जो ऐसे तत्व हैं जो आपराधिक तत्व हैं और जिन पर लगाम लगाना ज़रूरी है, और किसी और तरीके से वो नहीं किया जा रहा। और उस टाइम जैसे कि सर यूपी की आप स्थिति देख सकते हैं, यूपी की परिस्थिति उस टाइम बहुत ही क्रिटिकल हो चुकी थी और लोगों में असुरक्षा की भावना बहुत ज़्यादा थी, और ना ही सरकार पर विश्वास था और पुलिस प्रशासन पर नहीं। तो सर कुछ समय के लिए कुछ जो ज़्यादा आपराधिक तत्व हैं उन पर लगाम लगाने के लिए कुछ टाइम के लिए ऐसा किया जा सकता है, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। और लेकिन आपको नहीं लगता कि जब एनकाउंटर किया गया होगा तो वो जो आर्टिकल 21 आप फाउंड एकदम देश का बिल्कुल फंडामेंटल राइट मान रही हैं, उनका वायलेशन हुआ होगा? जी सर, आर्टिकल 21 में सर जीवन का अधिकार सभी नागरिकों को दिया गया है, लेकिन उन लोगों की वजह से सर बहुत से बाकी जो नागरिक है जो शांतिपूर्ण अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं उन लोगों के जीवन को भी बहुत बड़ा खतरा पहुंचता है, और देश की सुरक्षा के लिए भी सर कई बार वो लोग बहुत ही बड़ा खतरा बन जाते हैं। तो सर इसलिए उनको मार देना चाहिए। सर अगर एक्सट्रीम सिचुएशन कुछ ऐसी होती है कि अगर कोई और विकल्प नजर ना आए, बाकी सबसे पहले बाकी तो हमेशा है, उनको गिरफ्तार कीजिए और कोर्ट में पेश कर दीजिए। इस विकल्प में क्या कमी है? सर अगर ऐसा किया जाता है सर हमारी जो एक न्याय प्रणाली है सर उसमें विलम्ब हो जाता है। हाँ, क्योंकि कोर्ट में केस जाएगा तो कई साल तक केस चलता रहेगा, इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि उनको फील्ड में मार दिया जाए। नहीं सर, ऐसा सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ करना चाहिए जिनके ऊपर सर उनसे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो या देश को या समाज को ज़्यादा बड़ा खतरा हो। ठीक है स्वाति, आपसे बात करके अच्छा लगा, आप जा सकते हैं। बैठिए स्वाति। जी, आपने इससे पहले कभी इंटरव्यू दिया है? सर फर्स्ट टाइम। पहली बार है? जी सर। कोई मॉक वगैरह भी नहीं दिया? नो सर। ओके, आपको क्या लग रहा है, कहाँ गड़बड़ हो रही है, कहाँ ठीक जा रहा है?
सर घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही है और जो पता है वो भी अब मेरे को बाहर जाके काफ़ी कुछ और रेट वगैरह याद आई तो कन्वेंशन शायद स्टॉकहोम कन्वेंशन शायद हाँ ओजोन होल के लिए तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सॉरी सर। स्वाति, दो काम आपको करने हैं। पहले तो आपको इस बात को रियलाइज करना है, जो महत्वपूर्ण है, वो जो कॉन्फिडेंस वाला बात कर रहे हैं वो उसी से जुड़ी है। पहले तो आप इस बात को रियलाइज कीजिए कि आपको इंटरव्यू देने का अधिकार किसी कृपा में नहीं दिया गया है, ठीक है ना। कोई खैरात नहीं है कि आपको कहा है कि अच्छा चलिए आपका मन कर रहा है इंटरव्यू दे दीजिए, नहीं है ना। आपने एक परीक्षा पास की है और इसे अधिकार की तरह जीता है। जब हम कोई चीज़ ऐसी उपलब्धि हासिल करते हैं तो क्या होता है, आनंद पहला वो होता है, खुशी पहली चीज़ है ना। आपने एक उपलब्धि हासिल की है, उस खुशी को महसूस कीजिए। इसे इंटरव्यू को किसी नौकरी के रास्ते की बाधा मत मानिए। जी सर। ये एक उपलब्धि है, दोनों में अंतर है ना। जी सर।